कर मनुवादिका अभिमान कांसी राम ने बहुजनों को दे दिया समान कांसी राम ने बहुजनों को दे दिया समान कांसी राम ने बहुजनों को दे दिया समान कांसी राम ने। मेरी आवाज आ रही हाँ है? साहब, आवाज आ रही है सर। जी जी। आ रही। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए 21वीं सदी के बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तुलसीदास लंगी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय एम प्रशांत साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध साहब, संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेश गौतम जी, देश भर से जुड़े हुए सभी मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय। साथियों, आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 88 यानी 88वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उनका जन्मदिन। और निश्चित रूप से जब किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है या स्मृति दिवस मनाया जाता है तो उनके जीवन पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक होता है। मान्यवर कांशीराम साहब को बहुत नजदीक से देखने का, बहुत नजदीक से उनको समझने का, उनके आंदोलन को समझने का मुझे मौका मिला। कांशीराम साहब के शुरुआती जीवन के दौर को यदि हम देखते हैं तो बहुत सारी जो आज के समय में हमारे लोगों के दिलों में गलत फहमियां हैं उन्हें हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक मेरी मीटिंग चल रही ना, तो मैं जैसे कि हमारे साथी लोग समझते हैं कि साहब हमारे पास बड़ी कार हो, बहुत सारा पैसा हो तो हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, आंदोलन में काम कर सकते हैं। यदि हमारे पास बड़ी कार नहीं है, बड़ी सुविधाएं नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है तो हम इस महापुरुषों की विचारधारा को इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा कुछ हमारे साथियों के दिमाग में सोच बन जाता है। और संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष की परिभाषा क्या है, ये समझने के लिए हमें मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन को समझना हो। सारा जीवन समझना तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं उनके शुरुआत के दौर की कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि मान्यवर साहब की पहली नौकरी देहरादून में 1956 में लगी। उस नौकरी को उन्होंने पसंद नहीं किया, छोड़ दिया। दूसरी नौकरी उनकी 1958 में लगी पुणे में, वैज्ञानिक थे। A1 क्लास की
उनकी सर्विस थी और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे वो कार्यरत थे। घटना सारे लोग जानते हैं, दीना भाना के माध्यम से जो घटना घटी, अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती, उसको लेकर वो महापुरुषों के विचारधारा के संपर्क में आए। इससे पहले कई बार मान्यवर काशीराम साहब ने स्वयं ये कहा कि मैंने ठीक से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कभी नाम भी नहीं सुना। नाम सुना था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सुना था। उनका संघर्ष क्या था ये इसकी तो मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं, और उसका कारण भी था क्योंकि वो पंजाब के रमदसिया समुदाय से थे, जिसे हम पंजाब में चमार कहा जाता है, और वहाँ ये कौम मार्शल कौम है, ताकतवर कौम है। एक बात मान्यवर काशीराम साहब और सदैव कहते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं लिया है, कभी स्कॉलरशिप नहीं लिया, कभी रिजर्व रिजर्व कैटेगरी में मैंने अप्लाई नहीं किया। उनकी दो जो सर्विस लगी थी, वह भी सामान्य कोटे से थी, जनरल से थी, रिजर्व में उन्होंने अप्लाई नहीं। और जब मिशन की जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ गई थी और उन्होंने उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया, तब भी वो हमेशा कहते थे कि रिजर्वेशन वैसाखी तो हो सकता है, लेकिन वैसाखी लगा के व्यक्ति चल तो सकता है, लेकिन दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के लिए व्यक्ति को, अर्थात उनका कहने का मतलब होता था समाज को, उसके अपने पैरों में ताकत की जरूरत है, और वो ताकतवर होगा तभी दौड़ सकेगा। इसलिए वो अपने जीवन में कभी किसी भी रिजर्व सीट से भी चुनाव नहीं लड़े। 2 बार सांसद बने, एक बार इटावा से, एक बार होशियारपुर से, पंजाब से। तो दोनों बार भी वो सामान्य सीट अर्थात जनरल सीट से ही चुनाव जीते, सांसद बने, कभी रिजर्व सीट से भी उन्होंने चुनाव नहीं। हौसला बहुत बड़ा बुलंद था उनका। मैं खास बात जो बताने वाला था आपको कि हमारे साथी सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ी सुविधाएं। आप देखिए मान्यवर काशीराम साहब के जीवन का 1964 में, जब वो अपना घर-बार, नौकरी सब त्याग कर इस आंदोलन के लिए समर्पित हुए, बाबा साहब साहू फूले अम्बेडकर के आंदोलन के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। तब उनके सामने क्या चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को अगर हम देखेंगे और मान्यवर साहब के संसाधनों को हम देखेंगे, तो हमें लगेगा कि जो काम कभी सपनों में नहीं हो सकता था, जिस काम को करने की परिकल्पना कोई नहीं कर सकता था, मान्यवर काशीराम साहब ने उस काम को साकार रूप दे दिया, उसको अमल कर दिया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी निर्धन अज्ञानी समाज, जो अंधविश्वास की जड़ों में जकड़ा हुआ है। निर्धन है, गरीब है, अशिक्षित है और अंधविश्वास की जड़ों में जकड़ा हुआ है। एक उस समाज को तैयार कर, अब उस समाज को तैयार करना है, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में ये कोशिश की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी थी, तो मुझे उस रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। काफी समय उन्होंने आरपीआई के लीडरों को, नेताओं को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जब तक पार्टी लगभग 8 ग्रुपों में बँट चुकी थी। सारे ग्रुप के लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एक अपने जीवन का किस्सा
मान्यवर साहब सुनाते थे कि मैं एक बार बीपी मौर्य के घर गया। बीपी मौर्य हमारे उत्तर भारत के रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे अम्बेडकर हुआ करते थे। बहुत अच्छा उनका भाषण होता था। मैंने नहीं सुना, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। लाखों-लाखों लोग उनकी भाषण सुनने के लिए आते थे। घनश्याम साहब ने एक बार हम सब लोगों को बताया कि मैं बीपी मुर्रा से मिलने के लिए उनके घर गया और मैं रात को 11 बजे उनके घर पहुँचा। जब मैं रात को 11 बजे उनके घर पहुँचा तो मैंने उनकी कुंडी खटखटाई। बहुत टाइम बाद दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने कहा कि मैं कांशीराम। तो बीपी मौर्य जी ने कहा, "हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन भई ये कोई आने का टाइम है? आप रात को 11 बजे आए हैं। मैं बीवी-बच्चे वाला आदमी हूँ, हैं? अब मेरा आराम करने का टाइम है और आप कुंडी खटखटा रहे हैं मेरी।" तो ये बात कांशीराम साहब को बहुत ये लगी कि भई वाक़ई जिसके बीवी-बच्चे होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में होता है, उसका 11 बजे कुंडी खटखटाने का टाइम नहीं। लगता है कि शायद उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा निर्णय अपने जीवन में ले लिया कि मैं अपना कोई घर नहीं बनाऊँगा, बीवी-बच्चे नहीं बनाऊँगा। मेरी बीवी नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो मेरे सामने कम से कम ये समस्या नहीं रहेगी कि रात के 11 बजे मेरा कुंडी कोई खटखटाए और मुझको बुरा लगे। ये बातें जब आरपीआई के लोगों ने 521 सीटों में से मात्र 1 सीट पे समझौता कर लिया और 520 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, तो उनको बहुत गहरा आघात लगा और आघात लगने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो लेफ्टी हैंड हैं, उनके दायाँ और बायाँ हाथ हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस मूवमेंट को चला पाएँगे। अब मुझे ही कुछ करना हो, तो उन्होंने फिर सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर ही दिया था। सरकारी कर्मचारियों को जो मान्यवर काशीराम साहब ने इकट्ठा किया वामसेवक जिसको नाम दिया, उसको उद्देश्य भी दिया कि आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है आपको हज़ारों साल से दबे-कुचले समाज को तैयार करना। क्योंकि आपके पास 3 ताकतें, 3 टी जिसको उन्होंने कहा, आप पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसका मतलब बुद्धिमान हैं और चूँकि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 16 घंटे आपको बचते हैं, तो आप इसमें से टाइम भी दे सकते हैं। और चूँकि सरकारी खजाने में आपकी हिस्सेदारी है, तो आपको इतना पैसा मिलता है कि आप उसमें से कुछ भाग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो कहते थे कि अपनी इनका 5% 20वाँ भाग आप लोग खर्च करें उस समाज के ऊपर, जिस समाज में आप जन्मे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आप 2% भी उससे खर्च करते हैं, तो हमारी ये हज़ारों वर्षों की बिगड़ी बात बन सकती है। इसको लेकर कांशीराम साहब निकले और उनके सामने जो चुनौतियाँ पहली चुनौती थी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संगठन। जितने भी संगठन थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आरपीआई और अन्य जो भी संगठन थे या उनके बाबा साहब के जो उस समय के अनुयायी थे, उन्होंने विभिन्न संगठनों का निर्माण कर कर रखा था। जैसे आज हम लोग कहते हैं हमारे बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हज़ारों संगठन हैं, हज़ारों संगठन बहुजन समाज में। तो इसी प्रकार से उस समय भी हज़ारों संगठन मान्यवर काशीराम साहब के सामने थे और एक से एक बोलने वाला नेता था। एक बार मैंने जोगेंद्र कवाड़े साहब की स्पीच सुनी थी आगरा में, वो आए हुए थे नाई की मंडी में, तो वो इतना तेज़ बोले कि ऐसे लग रहा था कि 11,000 वोल्टेज का कोई करंट है, बहुत तेज़ बोले।
तो इस किस्म के लोगों के बीच में रहते हुए माननीय कांशीराम साहब ने नए संगठनों का निर्माण किया। जैसे बामसेफ का निर्माण किया, उसमें 20 लाख हमारे शिक्षित सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों में थे। ये माननीय कांशीराम साहब ने किया और उस समय बताया माननीय कांशीराम साहब ने, बामसेफ के माध्यम से बताते थे कि 1948 तक भारत में हमारे बहुजन समाज के पढ़े-लिखे लोगों की संख्या, जिन्होंने स्नातक तक किया था, जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, मात्र 731 731 पूरे देश में मात्र ग्रेजुएट लोग थे 1948 तक। लेकिन 1970 तक पहुंचते-पहुंचते 75 तक पहुंचते-पहुंचते ये संख्या 20 लाख शिक्षित सरकारी कर्मचारियों की हो गई। तो मान्यवर काशीराम साहब को ऐसा लगा कि जिस वर्ग में मात्र 731 पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे, केवल ग्रेजुएट लोग, आज 20 लाख तो सरकारी कर्मचारी शिक्षित सरकारी कर्मचारी विभागों में हैं, तो उनकी ताकत का, उनके बुद्धि, टैलेंट और पैसे का इस्तेमाल करके तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस आंदोलन को आगे लाया जा सकता है। तो इस तरह से साहब ने इसको शुरू किया और जब शुरू किया तो उनके सामने सबसे बड़े प्रश्न उठते थे। मैंने भी ये प्रसंग कई बार उनके सामने रखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संगठन यदि पहले से हैं, तो साहब आपने नया संगठन क्यों बनाया? तो इसका साहब बड़ा मुस्कुरा के हँस के कहते थे कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संगठन विभाजित हो गए हैं। आरपीआई 10 एमओ में बढ़ गई है, तो मैं तो खुद परेशान हूँ कि किस आरपीआई को मैं असली मानूँ, किसको नकली मानूँ। और मैं भी अगर एक आरपीआई और बना देता, तो लोग मुझे भी कहते कि कांशीराम की आरपीआई तो रिपब्लिकन पार्टी नकली। ये समस्या उनके सामने थी। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या थी, उनको विरासत में कुछ नहीं मिला। विरासत माने जैसे प्रकाश राव अंबेडकर कहीं जाते थे, तो उनके साथ विरासत होती थी कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, उनके नाती हैं और हज़ारों-हज़ारों की भीड़ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए केवल इस वजह से आती थी कि वो बाबा साहब के पोते। वहीं कांशीराम साहब जाते थे, तो कांशीराम साहब के साथ कोई विरासत नहीं। उन्हें स्वयं बताना पड़ता था कि मैं कांशीराम, खवासपुरा रोपड़ जिले पंजाब का रहने वाला हूँ। सरकारी नौकरी करता था। सरकारी नौकरी में मैं साइंटिस्ट के पद से छोड़कर, हाँ, छोड़कर, क्योंकि मुझे मेरा काम करने दिया करो यार। घर घर पे ये बहुत बड़ी परेशानी रहती है। तो ऐसे करके साहब बताते थे। फिर उससे भी बड़ी समस्या थी धन का होना। साहब के पास धन नहीं था। सरकारी कर्मचारी 2-4 करके जुड़ते गए तो उस वक़्त की बात मैं बता रहा हूँ कि साहब दिल्ली से आगरा आते थे, जनरल के डब्बे में बैठकर और 2 दिन 3 दिन आगरा रहते थे, कर्मचारियों के घरों में ही रुकते थे। तो उस समय उनको चूँकि उनकी हाइट बहुत लंबी होती थी, बहुत लंबे-चौड़े होते थे, तो डर भी लगता था लोगों को कि भई पता नहीं ये आदमी कौन है? तो लोग घर में अपने में सुलाने के लिए, रोकने के लिए भी ज़्यादातर लोग राज़ी नहीं होते थे। तो उनको दूसरे-तीसरे दिन हमारे यहाँ एक बाबूलाल प्रधान थे, वो बताया करते थे कि हम साहब को हाथ जोड़ के कहते थे कि साहब अब आप यहाँ से जाओ। तो साहब कहते थे कि ठीक है भई मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ, तो ग्वालियर का मेरा टिकट बनवा दो आप लोग। तो सब लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपया करके साहब को देते थे, 5-7
रुपए करके, 10 रुपए करके कि साहब जाओ आप अपने आप टिकट बनवा लें। फिर ग्वालियर में ऐसा होता था, फिर झांसी, इस तरह से साहब घूमते रहे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1900 दशक की मैं आपको कुछ बातें मान्यवर साहब की याद दिला देता हूँ, आपकी मेमोरी में ला देता हूँ। 1980 में बामसेफ का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया और मान्यवर साहब को इतने कर्मचारी मिल गए उनको सहयोग करने के लिए कि उनको ये लगा कि अब हम इस कारवां को, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को तेज गति देकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी उनके सामने था कि महाराष्ट्र में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग जानते थे, बाबा साहब के मिशन के बारे में भी जानते थे। पर लेकिन उत्तर भारत के 9 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तो इस छत्तीसगढ़, ये इस किस्म के जो राज्य हैं, इनमें बाबा साहब को भी लोग ठीक से नहीं पहचानते थे। तो मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के नाम पर फिर अम्बेडकर मेले लगाना शुरू किया। चलता फिरता अम्बेडकर मेला, चलता फिरता अम्बेडकर मेला, और 8-8 दिन के, 5-5 दिन के, 6-6 दिन के वो मेले लगाते थे और इस मेले के माध्यम से वो लोगों को बताते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ही शोषित समाज का कल्याण कर सकती है। दूसरी कोई विचारधारा शोषित समाज का कल्याण नहीं कर सकती है। ये उन्होंने दिल्ली से शुरू किया। 14 अप्रैल 1980 को पहला चलता फिरता मेला मान्यवर साहब ने दिल्ली में लगाया और फिर ये मेले उन्होंने देश के कोने-कोने में लगाए। इसी के साथ बाबा साहब के साथ-साथ मान्यवर काशीराम साहब महात्मा ज्योतिराव फुले के मेले उनके लगाए और महात्मा ज्योतिराव फुले के मेलों के माध्यम से उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फुले का जो संघर्ष था, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। तो ये मेला लखनऊ में लगाया उन्होंने 11 मई 1980 को और कई दिन तक ये मेला चला। इस तरह से मान्यवर साहब इसे लगाते गए, चलाते गए और फिर एक समस्या थी कि हजारों-हजारों लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन कांशीराम साहब की बात को, उनकी आवाज को भारत का मीडिया कोई स्थान नहीं देता था, कोई जगह नहीं देता था। तो साहब कहते थे, उन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ 8 मई 1980 को और उसमें मान्यवर कांशीराम साहब का भाषण था कि जिन्हें हम नेशनल प्रेस कहते हैं, जिसे हम या जिन्हें हम नेशनल प्रेस कहते हैं, उन्हें मैं बनियाओं का प्रेस कहता हूँ। ये बनियाओं का प्रेस है और ये बनियाओं का प्रेस कभी भी बहुजन समाज के लिए काम नहीं करेगा, ना ही उनकी समाज को कभी ये ऊपर बढ़ाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा। उसके बाद कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़ों की आवाज को उठाने के लिए सबसे पहले मूक नायक पेपर में कहा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आह्वान करते हुए 8 मई 1980 को जबलपुर में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से अब हम कई पेपर, पत्र और पत्रिकाओं का निर्माण करेंगे और उन्हें हम लोग चलाएंगे, जिसके माध्यम से साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सके। तो ये साथियों मान्यवर कांशीराम साहब ने ये काम किए और 2 पैर, 2 पहिए, 2 पैर और 2 पहिए का उन्होंने बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा धनवान लोगों का मुकाबला करना है, तो 2 पैर और 2 पहिए का हमें इस्तेमाल करना होगा और स्वयं उन्होंने किया। स्वयं उन्होंने साइकिल चलाई, 4200 किलोमीटर कंटिन्यू भारत के कोने-कोने में उन्होंने सरकार चलाई। एक बार मान्यवर साहब का आपकी अदालत में कार्यक्रम था, जो आपकी अदालत एनडीटीवी का आता है, इंडिया टीवी का।
तो रजत शर्मा ने एक प्रश्न पूछा कि कांशीराम जी, आपने भारत में कितने गांव घूमे हैं? रजत रजत शर्मा का प्रश्न था कि कांशीराम जी, आपने भारत में कितने गांव घूमे हैं? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि ये पूछो कौन सा गांव नहीं घूमा है। कितने गांव घूमे हैं ये मत पूछो, ये पूछो कांशीराम कौन सा गांव है जिसमें नहीं गया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। भारत के 5 लाख गांवों को मान्यवर साहब ने चैलेंज किया कि ये पूछो कांशीराम वो कौन सा गांव है जिस गांव में नहीं गया। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं। एक बात, मेरठ में एक कार्यक्रम हुआ 15 मई 1980 को, और उस कार्यक्रम में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरठ का उत्तर प्रदेश में, उसमें मानव काशीराम साहब ने एक बात कही, बिना तमन्ना के सफलता मिलना मुश्किल। भाषण बहुत बड़ा था, 1.5-2 घंटे मान्यवर साहब बोलते थे, लेकिन उसका जो शीर्षक है वो शीर्षक था बिना तमन्ना के सफलता मिलना बड़ा मुश्किल। तो तमन्ना पैदा करो, तमन्ना पैदा करो कि हमें हमारी हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और हमें इस देश का शासक बनना है, मालिक बनना है। तो इस किस्म की बातें साहब जो कहते थे, उनका भाषण ऐसा नहीं होता था कि बहुत जोशीला है, बहुत तालियां बजेंगी। भाषण उनका बड़ा स्लो होता था और ऐसे लगता था कि वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, और एक-एक बात को 3-3 बार मान्यवर साहब रिपीट करते थे। इस तरह से उनका रहता था। 5 अक्टूबर 1980 को वाराणसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका हुआ। ये सारे जो प्रोग्राम थे वामसेफ के माध्यम से हो रहे थे। वामसेफ ही इनको ऑर्गेनाइज कर रही थी और वामसेफ के साथ ही इन कार्यक्रमों को करते थे। उसमें बहुत बड़ी बात मान्यवर साहब ने कही कि तालियों और गालियों से कुछ भी होने वाला नहीं। हमारे लोग या तो गालियां देते हैं या तो फिर तालियां बजाते हैं। तो गालियां देने से और तालियों से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें योजना बनानी होगी और हमें समाज में लीडरशिप पैदा करनी होगी। हमें समाज में ऐसे युवाओं को निकालना होगा जिनकी ताकत से, जिनकी ताकत के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को इस देश में कामयाब कर सकते हैं। एक बात उन्होंने 19 जनवरी 1981 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था कामसेफ के माध्यम से, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बार जंतर मंत्र पर घूम रहा था, तो वहां एक 15-20 लोग इकट्ठा होके एक नारा लगा रहे थे, और वो नारा लगा रहे थे कि 100 में 90 भाग हमारा है। इस किस्म का नारा लगा रहे थे। मुझे ये इस वक्त याद नहीं पूरी बात। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं कह रहा था कि 100 में से 90 ये भाग अपना बता रहे हैं, लेकिन 90 लोग भी नहीं है। 90 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, और ये मात्र 15-20 लोग हैं। तो कांशीराम साहब ने इसका ये बताते हुए कहा था कि बिना तैयारी के संघर्ष में कूदना ठीक नहीं। बिना तैयारी किए यदि हम संघर्ष में कूदेंगे तो भारी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान होगा, मूवमेंट का भी नुकसान होगा, लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आंदोलन टूट जाएगा। तो इस प्रकार की बातें मान्यवर साहब कहते थे। और चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, 2 बातें उन्होंने और विशेष कही थी।
2 बातें उन्होंने, एक भिलाई में छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम था 18 जनवरी 1981 को, भिलाई छत्तीसगढ़ है अब, पहले शायद मध्य प्रदेश में ही था। उसमें कहा था कि कैडर को मैं अलाउद्दीन का चिराग समझता हूँ। कैडर अलाउद्दीन का चिराग है और कैडर के द्वारा हम अपने संघर्ष को एक आसान रास्ते से ले जा सकते हैं। कैडर के द्वारा तैयार किया गया समाज लंबे संघर्ष के लिए खड़ा हो सकता है, लंबी तैयारी के लिए खड़ा हो सकता है। अर्थात उन्होंने उसमें कैडर को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी और कैडर को यहाँ तक कहा कि कैडर को मैं अलाउद्दीन का चिराग समझता हूँ, उससे हम अपनी बिगड़ी हुई बात को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक उनकी जीवन का 1981 का ही एक मैं उदाहरण और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जो लोग हमें ये कहते हैं कि भई हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से काम ना करके, हमें पार्टी में काम करके राजनैतिक शक्ति को तैयार करना चाहिए, उसके लिए मैं कांशीराम साहब का उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 फरवरी 1981 सोनीपत, हरियाणा। 2 फरवरी 1981 सोनीपत, हरियाणा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में मान्यवर साहब ने बड़ी ताकत से, बड़ी जोर से एक बात को बुलंद किया था और वह बात थी, गैर राजनैतिक गतिविधियों को मजबूत करे बगैर हम समाज को शक्तिमान नहीं बना सकते। 2 फरवरी 1981 सोनीपत, हरियाणा। गैर राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत किए बगैर हम एक ताकतवर मूवमेंट खड़ा नहीं कर सकते। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब ने हमको दिशा दी, निर्देश दिया और खास बात जो उनके बीच में बड़ा हवाव था, 1987 में हरिद्वार में जब बहन जी चुनाव हारी थी मात्र 5000 वोटों से, तो हम सब लोग साहब के पास गए, जितनी मदद हो सकती थी आगरा से वामसेफ की यूनिट ने की। तो साहब ने कहा कि आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए होते, आज मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मायावती आज एमपी होती, सांसद होती। ये 5000 वोटों से सिर्फ इसलिए रह गई कि चुनाव का जो लास्ट का टाइम था, हम उसे नहीं संभाल पाए। ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ कि कितना पैसे का अभाव मानवर साहब के सामने था। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो उन्होंने निकाला, उसका जो रास्ता उन्होंने निकाला, वो निकाला समाज के सहयोग से, समाज के आंदोलन को तैयार करना। समाज के पैसे से, समाज के धन से समाज को तैयार करना। अज्ञानी समाज को, कांशीराम साहब के शब्दों में कहूँ तो वो कहते थे, ललुआ समाज। ललुआ समाज की नालायकी को दूर करके लायक बनाने के लिए मुझे ललुआ समाज को ही खड़ा करना होगा, ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब अपने शब्दों में, भाषणों में कहते थे। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 रुपए का कूपन मान्यवर साहब ने शुरू किया और 2 रुपए के कूपन से फिर 5 रुपए का कूपन आया, फिर 10 रुपए का कूपन आया और 100 रुपए का कूपन तो आया 1989-90 में। इससे पहले कभी 100 रुपए का कूपन नहीं आया। तो ये सारी बातें साहब की रही और फिर आप देखते हैं कि जब आंदोलन बड़ी सीमा पर पहुंच गया तो धन की कोई कमी नहीं रही और हम लोग भारत के 14 राज्यों में बिना ब्राह्मण के, बिना बनिया के और बिना ठाकुर के, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और मनी मीडिया माफिया को चैलेंज करके भारत की तीसरी राजनीतिक शक्ति हम लोग बने, तीसरी पार्टी हम लोग बने और भारत के 14 राज्यों में सांसद और विधायक जीते। आप लोगों को नहीं याद हो तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में हम जीते, आंध्रा में हम जीते,
कर्नाटका में हम जीते, जम्मू कश्मीर में हम जीते, बिहार में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम जीते, दिल्ली में हम जीते, हरियाणा में हम जीते, उत्तराखंड में हम जीते और एक बिना धन के बिना धन के सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके घनश्याम साहब कहते थे, सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके हमको जनाधार तैयार करना है। जैसा भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमें जनाधार तैयार करना है, ऐसा साहब चाहते थे। तो उस जनाधार तैयार किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो सोच है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों का जो सोचना है, वह भी ये है कि अब हम उनकी गैर राजनैतिक जड़ों को कैसे मजबूत करें। कांशीराम साहब की अंतिम इच्छा 5 करोड़ की होगी धम्म दीक्षा, ऐसा वो चाहते थे और ये बात उन्होंने नागपुर की सभा में कही, ये बात उन्होंने इंदौर की सभा में कही, ये बात उन्होंने भोपाल की सभा में कही कि 2006 बाबा साहब के धम्म चक्र परिवर्तन का शताब्दी वर्ष होगा और उस वर्ष में हम एक विशाल भारत को बौद्ध में बनाने के लिए धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों से जब बैठते थे तो अपने दिल की बातें भी बताते थे। तो बहुत सारी बातें बताते थे, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी को हम लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, वो माननीय कांशीराम साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा जो अ, तकनीकी अपनाई गई थी, उनके द्वारा जो सूत्र ढूँढे गए थे, उपाय ढूँढे गए थे, उन्हीं उपायों का इस्तेमाल करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, साउ फूले अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, कांशीराम साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और थोड़ा-थोड़ा पैसा करके हमको समाज से लेना है और जनमत तैयार करना है। 30 अप्रैल और 1 मई 30 अप्रैल और 1 मई जो कार्यक्रम सांची में है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार है, 2 दिवसीय धम्म संगति। तो इसमें हम लोग अपने महापुरुषों की तमन्ना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मूवमेंट के अनुसार हम लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभाएँ और करें, करने से होगा। केवल रोने-धोने से कुछ होने वाला नहीं। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, रोने-धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमन्ना थी कि इस देश का बहुजन, इस देश का हुक्मरान बने, लेकिन वो तमन्ना अधूरी रह गई। घनश्याम साहब ने अपने लिए भी कहा कि मेरी चाहत भी है, मैं भी चाहता हूँ कि इस देश का दबा-कुचला, शोषित समाज इस देश का हुक्मरान बने। लेकिन जैसे बाबा साहब को जाना पड़ा, एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा और मैं आपसे कहता हूँ कि कभी रोना-धोना नहीं, सिर्फ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना और सच्ची तमन्ना के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। वो कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हज़ार होते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हज़ार होते हैं और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हज़ार होते हैं। स्वाभिमानी लोग रास्ते ढूँढते हैं, स्वाभिमानी लोग रास्ते ढूँढते हैं और गुलामी के लोग बहाने ढूँढते हैं। जिन्हें गुलामी जीवन पसंद है वो बहाने ढूँढते हैं और जो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे लोग रास्ते ढूँढते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धा सुमन यही होंगे, सच्ची उनकी जयंती यही होगी कि हम सब लोग संकल्प लें और उनके मार्ग को, उनके सपने को, उनके कारवां को साउ फुले के कर्मा को, अपने सभी संत गुरुओं के कर्मा को हम लोग अपने जीवन की अंतिम सांस तक इसे आगे बढ़ाते रहें, इसे ताकत देते रहें। ऐसा संकल्प यदि हम लोग लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये मान्यवर साहब की जन्म जयंती की सच्ची हमारी श्रद्धा सुमन उनको होगा और पुनः एक बार फिर मान्यवर कांशीराम साहब की जन्म जयंती की सभी को शुभकामनाएँ। हार्दिक बधाई, हार्दिक कामनाएँ। इस तमन्ना के साथ
कि मान्यवर साहब का जीवन पढ़ें, समझें, उससे कुछ सीखें और इन महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को, श्रमण संस्कृति के आंदोलन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा के आगे बढ़ाएँ, ऐसा संकल्प आज लें। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।